हेलो एवरीवन। तो आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर है फर्स्ट। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल के हम तीन सेट्स कर चुके हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले दो सेट हम डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड, जीना डायोड और जो रेक्टिफायर होते हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो बाकी के दो सेट आएंगे, यानी कि सेट नंबर 5 और सेट नंबर ये चौथा है। 5, 4 और 5 सेमीकंडक्टर और जीना डायोड और रेक्टिफायर के। 6-7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर और ऑसिलेटर को। और उसके अलावा 8 जो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर को और फीडबैक। जो हमारे पास डिवाइस होते हैं फीडबैक, उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट के जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर, है ना? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके पास करीबन 200 क्वेश्चन आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमटी के पैरेलल ये आपके चल ही रहे हैं। और 1-2 दिन बाद मैं एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दूँगा रिकॉर्डिंग में, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाए, आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा है, उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक सर्किट दिखाया गया है ना? इस सर्किट के अंदर आपको डायोड दिखाए गए हैं और आपसे पूछा है करंट I1। I1 करंट यानी कि ये करंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन-सा फॉरवर्ड बायसिंग है, कौन-सी रिवर्स बायसिंग है। तो ये अगर मैंने कोई डायोड बनाया है, तो ये है P और ये है N, है ना? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? ये जो P वाला जो ये P वाला जो एंड है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, या फिर ऐसा मान लो या ऐसा समझ लो कि हायर पोटेंशियल से जो कनेक्टेड होगा, है ना? P वाला जो है वो हमेशा किससे कनेक्ट होना चाहिए? हायर से। और जो N है वो हमेशा किससे कनेक्ट हो? लोअर पोटेंशियल से। या N जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कि अगर ये इस तरह से कनेक्ट हो जाए, ऐसे कनेक्ट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर जो P टर्मिनल है, ये P टर्मिनल ये कनेक्ट हो जाए लोअर पोटेंशियल से, और जो N टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाए हायर पोटेंशियल से, यानी कि ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और ये पॉजिटिव से, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है? तो हम ये पढ़ पढ़ चुके हैं, या हम ये जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का कंडक्ट होता है, यानी कि करंट सर्किट से फ्लो होती है। और रिवर्स बायसिंग के अंदर ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है यानी कि यहाँ से हट जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यानी कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होती। तो अगर आप इन तीनों डायोड्स को चेक करेंगे, तो ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायसिंग में है। रिवर्स में क्यों है? क्यों? नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के, किससे कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये कौन सी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायसिंग। और ये दोनों जो बायसिंग है ये कौन-सी है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो यानी कि ये जो पूरी लाइन है ये हट गई। ये हट गई तो अब करंट फ्लो करेगी ऐसे, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में, तो फॉरवर्ड बायसिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 30 ओम। यानी कि ये जब हटेगा तो यहाँ पर हमें 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ये 30 ओम, ये 130 ओम, ये 30 ओम, ये 130 ओम, और ये वाली लाइन तो हट ही गई। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया? ये हो गया 200 वोल्ट। और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 ओम। तो ये 20 ओम है, ये 130 ओम है, ये 30 ओम है, सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये 30 ओम है और ये 130 ओम है, ये 30 ओम है, ये 130 ओम है, और यहाँ पर कितना है? 200 वोल्ट। अब ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज़ में। सीरीज़ में आ गए तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 160। ये दोनों भी किसमें आ गए? सीरीज़ में। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 160। अब ये दोनों है किसमें हो गए? पैरेलल में। पैरेलल के लिए कैसे निकालेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस, यानी कि 160 इंटू 160 अपॉन 160 प्लस 160, तो ये बन जाएगा 160/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 80। अब ये जो सर्किट है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर बना रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया? 80 ओम। और ये कितना हो गया? यहाँ से ये 20 ओम का हो गया, 20 ओम। और ये बैटरी लगी हुई है कितने की? 200 वोल्ट की। तो टोटल रेजिस्टेंस, अब ये 80 ओम, ये 20 ओम किसमें आ गया? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 ओम का। करंट क्या होती है? करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितने का है? 200 वोल्ट का। और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया? वो 100 का हो गया। करंट कितनी होगी? करंट फ्लो हो गई 2 एम्पीयर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, 2 एम्पीयर करंट। करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाएगी ना। तो आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वहां पर यही समझना था कि कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कौन सा रिवर्स बायसिंग में। सेकंड क्वेश्चन का ये, सेकंड क्वेश्चन में बोला है बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावैलेंट
पेंटावेलेंट हम मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि पेंटावेलेंट मिलाएंगे। पेंटावेलेंट का मतलब है जिनके पास जो आउटर शेल है उसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई इसलिए जाती है क्योंकि हमें नेगेटिव टर्मिनल बनाना या नेगेटिव टाइप एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो हमें बनाना होता है, तो बिल्कुल सही बात है। पर जो सेमीकंडक्टर है उसके साथ एक मिथ हमने माना हुआ है या जुड़ा हुआ है कि हम ये मान के चलते हैं कि पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज और एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो वो चार्ज नहीं होते हैं ना, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना वो नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स को हम ये मान लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसी तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है उसको हम ये मान लेते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज दोनों में से किसी पे भी नहीं होता, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है उतने ही नंबर ऑफ होल्स आ जाते हैं। कहाँ पर? उसके ऊपर जो अपना डोपिंग कर रहे हैं हम जिसकी, और ऐसे ही अगर हम होल्स की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उतना ही क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वो आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ओवरऑल ये क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, है ना। तो इक्वल पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाते हैं एट द एटम। अगर हम क्या कराएंगे, नेगेटिव जो है पेंटावेलेंट मटेरियल है उसकी अगर हम डोपिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज दोनों में से किसी पे भी नहीं आता, ना पी टाइप पर चार्ज आता पॉजिटिव और ना एन टाइप पर चार्ज आता नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है ना, ये बात आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बहुत जगह कंफ्यूजन हो सकता है ना, ये आपको कंफ्यूजन होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहते हैं दोनों इक्वल। अगर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ रही है तो उससे उतने ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाता है किसके ऊपर, एटम के ऊपर। और अगर आप पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसके ऊपर, उसके ऊपर, एटम के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ जीना डायोड और पावर रेटिंग 2 वोल्ट। पावर रेटिंग है जीना डायोड की कितनी दे रखी है, 2 वॉट, is to be used as voltage regulator if the Zener diode has a breakdown। जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ से आप करंट निकाल लो, करंट कैसे निकालोगे, P इक्वल्स टू होता है वी आई, तो यहाँ से आप जीनर करंट निकाल लो, वो आ जाएगी P अपॉन वी। तो आई जेड की जो वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी है 2 वॉट और ये कितना है 10, तो यहाँ से ये करंट आ गई, जीनर करंट कितनी, 0.2 वोल्ट, ये जीनर करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला है हैज टू रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 6 वोल्ट एंड 14 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर जेड, द वैल्यू ऑफ आर जेड फॉर सेफ ऑपरेशन शुड बी, आर जेड नहीं होगा, आर एस है, सेफ ऑपरेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये सर्किट बना लो, ये वाला, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएट को रेगुलेट कर रहा है, 6 वोल्ट से और कहाँ तक, 14 वोल्ट, है ना। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है इसका, ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट, और यहाँ जो वोल्टेज वेरी हो सकती है वो 6 वोल्ट से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 14 वोल्ट। तो मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो गई, 14 वोल्टेज हो गई ना, मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो गई, 14 वोल्ट हो गई। तो अब अगर हम इसके थ्रू करंट निकालें, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहे, हम करंट की वैल्यू निकालना चाहे इस सर्किट से, तो यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी, आई जेड करंट फ्लो होगी, तो यहाँ आर एस की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 14, और जीनर की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 10 है, और यहाँ करंट कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ कोई लोड तो है नहीं, तो जितनी करंट जीनर में होगी उतनी यहाँ होगी, जीनर में करंट कितनी है, 0.2, 0.2, तो यहाँ कितना आएगा, 4/0.2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20, कितना आंसर आ जाएगा, 20, तो करेक्ट आंसर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जीनर डायोड इज, इस सर्किट के लिए जीनर डायोड के अक्रॉस पावर निकालना है। पावर जो होगी जीनर की वो होगी वी जेड और आई जेड। वी जेड की वैल्यू तो आपको गिवन है कितनी है, 10 वोल्ट, तो आपको कुल मिलाकर क्या निकालना है, आपको आई जेड निकालना है। तो सबसे पहले तो निकाल लो यहाँ आई एल, तो आई एल कैसे निकलेगा, जितनी यहाँ पर वोल्टेज है उसमें आप डिवाइड कर दो किसका, लोड रेजिस्टेंस का, आर एल। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ पर,
10 वोल्ट अपॉन क्या हो गया 5, तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर। फिर आप इस 1 किलो अक्रॉस के अक्रॉस क्या निकाल लो करंट, इसके अक्रॉस करंट क्या आएगी 24, यानी कि V माइनस वी जेड ऑन आर। V कितना है 24 और वी जेड कितना है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 1 किलो, तो यहाँ से कितना आ गया, ये बन गया 14 मिली एम्पियर। तो आई जो है किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे तो आई, अगर यहाँ से आई आ रहा है, ये आई जेड है, तो ये हो गया आई एल। आई किसके बराबर होता है, आई जेड प्लस आई एल। तो यहाँ से आई जेड की वैल्यू आ गई आई माइनस आई एल। आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने 14 मिली एम्पियर, उसमें से आप माइनस कर दो कितना 2 मिली एम्पियर, तो आपके पास कितना रह गया 2 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जीनर करंट। अब मैंने आपको कहा कि जो पावर है वो किसके बराबर है, पावर है वी जेड और आई जेड। वी जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, वी जेड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10 वोल्ट। आई जेड की वैल्यू कितनी आई है, आई जेड की वैल्यू आई है 12 एम्पियर है। आई जेड की वैल्यू कितनी आई है 12 मिली एम्पियर। तो इसको 12 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 120 मिली। करेक्ट आंसर इज 120 मिली वॉट, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये This question says that in a semiconductor, the number density of intrinsic charge carrier की density दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब, यानी कि एन आई की हमें वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब। If the semiconductor is doped with impurity atom, the hole density increases to 4.5 इंटू 10 पावर 22। होल की जो डेंसिटी है वो दी है 4.5 इंटू 10 पावर 22 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन ई एन एच इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। एन ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आई स्क्वायर ऑन एन एच। कैलकुलेशन करनी है यहाँ तो 1.5 इंटू 10 पावर 16 का आपने करना है स्क्वायर और उसको डिवाइड करना है NH से। NH की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 पावर 22। 10 तो एक बच जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस 22, तो 10 तो ये बच गया, 15 दिया 45, 1/3 आ गया, है ना। तो 19 पे ले जाना है आंसर, 9 आएगा यार। 1.5 का स्क्वायर भी होगा ना, सही है, 1 मिनट। ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 22। तो ये हो गया 10, तो ये हो गया इसको 22.5 और 4 पंच 20, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 9। हाँ, 5 इंटू 10 पावर 9 ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक बार क्रॉस चेक और कर लेना है इसको, 5 इंटू 10 पावर 9 आ रहा है क्या, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार आंसर को, नहीं आंसर आना यही चाहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। This question says that in a given circuit diagram, a 5 volt Zener diode along with a series resistance is connected. 5 वोल्ट का जीनर डायोड है, इसकी जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है और सीरीज रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट। यहाँ पर ये सीरीज रेजिस्टेंस है ये वाला। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज 90 मिली एम्पियर। मैक्सिमम जीनर करंट आई जेड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम दे रखी है और वो कितनी है 90 मिली एम्पियर। जीनर करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्योंकि जीनर करंट जो है हमारे पास, जो करंट है ये होती है आई जेड और प्लस आई एल। तो जीनर करंट अगर मैक्सिमम है तो उसके लिए आपको आई एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आई एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आई एल किसके बराबर होता है, जीनर वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो जीनर ये लोड करंट क्या होगी, मिनिमम। तो लोड करंट की वैल्यू मिनिमम करने के लिए आपको आरएल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम करनी पड़ेगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट तक।
तो RL should be infinite for IL should be for minimum value of IL. तो हमारे पास I की जो वैल्यू है वो IZ max प्लस क्या होता है IL मिनिमम। तो IL मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि RL की वैल्यू आपने कितनी कर दी, इनफाइनाइट कर दी। तो उस केस में I की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, IZ मैक्स के इक्वल हो। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि R की वैल्यू निकालनी। तो ये R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये R की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल्स टू क्या होता है V, है ना, कितना होगा वी आई माइनस वी जेड, वी आई माइनस वी जेड ऑन रेजिस्टेंस आर। अब ये दोनों करंट तो इक्वल हो गई, आई इक्वल्स टू आई जेड, और आई जेड की वैल्यू कितनी है 90 मिली एम्पियर। 90 इक्वल्स टू वी, ये कितना है 50 माइनस 5 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी होगी 45 अपॉन 90 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 500 ओम, 500 ओम, क्योंकि ये किसमें मिली एम्पियर में, आंसर आ जाएगा 500 ओम। ये मिली एम्पियर में करंट, ध्यान रखो, ठीक है। तो मैक्सिमम जीनर करंट के लिए हमने आईएल को क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया।